May I come in, sir? Come in. Good evening, sir. Good morning, ma'am. Good evening. Have your seat, Vipin. Thank you, sir. You are Vipin? Yeah. So your preferred medium is Hindi? Yes. ठीक है विपिन, आपने ये ध्यान दिया होगा कि कोविड से संबंधित जो सावधानियां हैं जी सर, वो बरतते हुए आपकी कुर्सी दूर रखी गई है और मास्क का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन बातचीत करने में असुविधा ना हो इसलिए मैंने मास्क अपना हटा लिया है। चाहे तो आप भी अपना मास्क हटा सकते हैं। ओके सर। ठीक है, अपनी जाति या संप्रदाय का संकेत किए बिना अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम विपिन है और मैं सुपौल बिहार का रहने वाला हूँ और मैंने अपना सर ग्रेजुएशन 2011 में इतिहास विषय से भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी बिहार से किया हूँ। अच्छा। और मैं सर इसी साल 64वीं यूपीएससी में खाद्य आपूर्ति विभाग में सप्लाई इंस्पेक्टर के रूप में चयनित हुआ। अच्छा, आप ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं? जी सर। सप्लाई इंस्पेक्टर हैं आप? जी सर। तो ज्वाइन तो अभी नहीं किया होगा? नहीं सर, ज्वाइन नहीं किया। आपको अंदाजा है सप्लाई इंस्पेक्टर के रूप में आपके दायित्व क्या होंगे? जी सर, मुझे मालूम है। क्या दायित्व होंगे? एज ए सप्लाई इंस्पेक्टर सर, जो पीडीएस के थ्रू खाद्य सुरक्षा दिया गया है सरकार के द्वारा, उसमें जो डीलर के थ्रू जो दिया जाता है उसमें इंस्पेक्शन करना है, वो सही से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके साथ ही सर जो गैस एजेंसी है, जो उज्ज्वला योजना की तरह रिफिल किया जाता है, उस गैस एजेंसी का भी इंस्पेक्शन करना है कि वो तोल सही दे रहा है कि नहीं। और कभी कभी सर अगर कालाबाजारी हो तो उसमें भी इंस्पेक्शन करना पड़ता है, कहीं ये सब हो तो नहीं रहा। अच्छा, WTO की जो बैठकें हुई हैं, मंत्री स्तरीय बैठकें, उसमें बाली सम्मेलन से आगे बाली और नैरोबी में ये मसला उठा था कि जो सार्वजनिक भंडारण होता है अनाज का, उसके वजह से अनाज के बाजार में विकृति आती है। आपने पढ़ा होगा? जी सर। और हम भारत उस समझौते के सिग्नेटरी भी हैं, तो हमारी क्या प्रतिबद्धता है? क्या हमने अपने अनाज के भंडार की मात्रा को घटाने का फैसला किया है, खासतौर पे शांता कुमार समिति की सिफारिशों के आलोक में? जी सर। जो वस्तु स्थिति है वो स्पष्ट कीजिए। सर, हमने खाद्य आपूर्ति जो भंडारण से घटाने का नहीं किया सर। WTO में एक क्लॉज भी है 15 पीस क्लॉज का 15 में हम लोग उसका इस्तेमाल करके उसे मेंटेन किया हुआ है सर। वहाँ से हमने असीमित समय के लिए उस व्यवस्था का उपयोग करके सर भंडारण करते जा रहे हैं। अच्छा, तो ये फिर कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि जो किसान विधेयक बने हैं, जी सर, वो उसी WTO के जो समझौतों का दबाव है, उसी दबाव के तहत बने हैं और इसलिए सरकार कृषि वस्तु के बाजार में प्रशासनिक हस्तक्षेप को घटाने के लिए नया कानून लेके आई है और इसलिए वो APMC भंग करना चाहती है। आपकी समझ क्या है? मुझे नहीं लगता सर इस नए कानून से APMC भंग हो रही है। उसे किसानों को एक वैकल्पिक बाजार के तौर पे सरकार दे रही है, अलग से मार्केट, जो अपने MSP में भी बहुत APMC 2006 में ही बिहार में APMC एक्ट को रिपील कर दिया गया। जी सर। और वहाँ के जो कृषि विपणन बाजार थे वो भंग कर दिए गए। जी सर। बिहार का अनुभव क्या कहता है? बिहार में सर खास तौर पे जब से APMC मार्केट आया था, वहाँ किसानों को इस बारे में ज़्यादा साक्षर थे नहीं। 2006 तक किसानों को, अभी भी फिलहाल किसानों को, अधिकतर किसानों को ये सब बारे में पता ही नहीं है कि MSP क्या है या APMC में भी उसे बेचना है। APMC में अगर बहुत किसान चले भी गए तो वहाँ कार्टेल सिस्टम ऐसा था कि उसे MSP से कम रेट पे ही बेचना पड़ता था। तो इस तरह से वहाँ पे कोई ज़्यादा विरोध नहीं देखने का मिला। तो कार्टेल को सुधारने के बजाय सरकार ने कानून ही भंग कर दिया। ये जो नज़रिया है कि प्रशासन का एक दायित्व होता है कि अवैध गठजोड़ को तोड़ा जाए, कार्टेल एक अवैध गठजोड़ है जी, तो उस अवैध गठजोड़ को तोड़ने के बजाय कानून ही अगर ख़त्म कर दिया जाए तो क्या आपको लगता है कि एक सकारात्मक सोच है? कानून सर खत्म नहीं किया गया, अभी भी तो वो APMC मार्केट है ही, साथ ही अलग से वैकल्पिक मार्केट दिया जा रहा है किसानों को सर। बिहार में भी APMC एक्ट है? बिहार में 2006 में ही रिपील कर दिया गया है सर। हाँ, मैं बिहार के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। नहीं सर, ऐसा नहीं करना था, उसको मजबूत करना था ताकि किसानों को उससे सहयोग मिले और APMC में अपने MSP रेट पे वो बेच सके सर। अभी किसानों के लिए क्या विकल्प है बिहार में? वो अपने फसल को कहाँ बेचते हैं? अभी सर वो APMC मार्केट तो एक तरह से रिफिल कर दिया गया, लेकिन उसी तरह का एक मार्केट है जहाँ पे किसानों और क्या नाम लोकल स्तर पे। क्या नाम है उस मार्केट का? सॉरी सर, ये पैक्स एक संस्था है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। पैक्स को दायित्व दिया गया है कि किसानों से फसल खरीदे, अधिग्रहण करे। जी सर। उसके बारे में कुछ प्रकाश डाल सकते हैं आप? पैक्स सर लोकल स्तर पे किसान उसमें जाकर अपने अनाज को रख सकते हैं। पैक्स में एक समस्या है कि वर्तमान तात्कालिक समय में लोग किसानों को रुपए नहीं मिलता है, तो फिलहाल पैक्स
उसमें जो जितने भी हम अनाज रखते हैं उसमें उसके लिए वो रसीद देते हैं। ऐसे आरोप लगते हैं कि आप जिस पद के लिए चुने गए हैं सप्लाई इंस्पेक्टर, और पैक्स के जो अध्यक्ष होते हैं उनमें अक्सर साठगांठ हो जाती है। बहुत हद तक इसमें सर आरोप सही नहीं है, कुछ हद तक है सही। बहुत ऐसे देखे गए हैं लोकल स्तर पे जो ये ऐसा हो रहा है वहाँ पे, इसको सही से सर सही रूप से देखा जाना चाहिए, लागू करना चाहिए, इस पे इसका सही सुधार होना चाहिए। विपिन, यस, आपकी दिनचर्या में सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? मेरे दिनचर्या में सब शाम का समय होता है मैम। ऐसा क्या करते हैं आप खाली समय में जो आपको लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, काम कर रहे हैं? शाम को मैं पूरा दिन भर अगर पढ़ाई करके मैं शाम को घूमने निकलता हूँ तो उसमें मुझे अच्छा लगता है पूरे दिनचर्या में। आपकी रुचियाँ क्या क्या हैं? मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ मैम। ये बताइए कि बिहार में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं? बिहार में मैम अभी फिलहाल सरकार इथेनॉल इंडस्ट्री लगा रही है जो ऊर्जा के क्षेत्र में है, और इसके साथ ही मैम और सब इंडस्ट्री में अगर मैं देखूँ तो सीमेंट फैक्ट्री है मैम जो रोहतास एरिया में है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ क्या क्या लगाई जा सकती हैं? लगाई जा सकती है मैम। फूड प्रसंस्करण उद्योग है वहाँ पे जो सही ढंग से अभी विकसित की जा सकती है वहाँ पे मैम। और आईटी सेक्टर भी है जो मैम वहाँ पे काम कर सकता है अगर बाहर से आउटसोर्सिंग करके वहाँ किया जाए तो मैम। बेरोजगारी दर कितनी है बिहार में? सॉरी मैम, एग्जैक्ट डाटा याद नहीं, अंदाजा नहीं है। सेक्स रेशियो मैम 918 है। लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात मैम 935 है। और राष्ट्रीय दर क्या है? राष्ट्रीय दर 943 है मैम राष्ट्रीय दर। ये बताइए कि बिहार के कल्चर की क्या क्या खासियत आपको लगती है? बिहार की बहुत सारी कल्चर खासियत मैम। ऐतिहासिक रूप से वहाँ देखा जाए तो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म का वहाँ पे उत्पत्ति हुआ है। साथ ही वहाँ पे रामायण में सीता जी मिथिला क्षेत्र से रही है। सूफी वहाँ धर्म भी विकसित हुए हैं। साथ ही सिख धर्म भी है वहाँ पे मैम जिसका पटना साहिब हब है। यही सब वहाँ की संस्कृति में। और आज ये तो सब इतिहास की बात होगी, आज वहाँ की संस्कृति में क्या मिथिला क्षेत्र में मधुबनी पेंटिंग है वहाँ की लोकल स्तर पे जो संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और अगर मैं देखूँ मैम, सॉरी मैम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ऐसा माना जा सकता है कि जिस दर से महिलाएं पढ़ रही हैं उसी दर से डाइवोर्स रेट भी भारत में बढ़ा है? नहीं मैम, ऐसा नहीं कह सकते कि जिस रेट से महिलाएं पढ़ रही जिस दर से उस दर से डाइवोर्स बढ़ा है। तो क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? मैं एग्जैक्ट इस बारे में पढ़ा नहीं हूँ मैम, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ इसमें कि डाइवोर्स और एजुकेशन रेशियो। नहीं, अपने उससे बताइए, अनुभव से बताइए। मुझे नहीं लगता अगर महिलाएं शिक्षित हो रही मैम तो उससे डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है। मुझे नहीं लगता। अगर शिक्षित होगी तो वो परिवार सही से चलेगा। अगर उस तरह से जिस तरह से प्रतिशतात्मक समाज रहा है भारत में तो बहुत, अगर महिलाएं तभी डाइवोर्स ले सकते जब वो समझ जाती है कि परिवार नहीं चलाया जा सकता है, तभी वो अंत का फैसला होता है उनका मैम। ओके। अब अभी आपने बिहार की सबसे खुश कर देने वाली खबर कौन सी पड़ी? इधर मैम 10 दिनों के अंदर मैं बोलूँ तो मैम महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया गया मेडिकल क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में। मुझे लगता है इससे महिलाओं को जो वहाँ पे नहीं आगे बढ़ पा रही है, सशक्तिकरण नहीं हो रहा है, इससे और सशक्तिकरण होगा इससे मैम। धन्यवाद विपिन। थैंक। आपका ऑप्शनल है मैथिली भाषा और साहित्य, जी है ना? साहित्य क्यों लिया आपने? आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था? नहीं सर, मेरा ग्रेजुएशन में हिस्ट्री सब्जेक्ट। फिर मैं सर मैथिली साहित्य इसलिए चुनाव किया, इसके 2-3 कारण थे। पहला सर मैं मिथिला क्षेत्र से था तो मुझे इसके सहज महसूस हुआ इस सब्जेक्ट को लेने के बाद। और दूसरा कारण जो सर सिविल सर्विस में था, मैं इतिहास पढ़ा था और मैथिली साहित्य भी जब मैंने पढ़ा तो देखा कि उसके लिए 2 चीज़ों से मैं मैथिली साहित्य को चूज किया। पहला तो सर सिलेबस छोटा था, दूसरा मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है ये, तो इन कारणों से लिया। तो चलिए, आप तो साहित्य में रुचि रखने वाले विद्यार्थी हैं। जब बिहार में इलेक्शन था विधानसभा का तो कुछ गाने बड़े हिट हुए या प्रचलित हुए। जैसे एक गाना हुआ कि बिहार में काबा, आपने सुना होगा शायद, साहित्य के विद्यार्थी। फिर उसी से जुड़ा हुआ एक और गाना आया, मुंबई में काबा, सुना है? पहले मुंबई में काबा आया था सर, उसके बाद बिहार में काबा। तो अगर इसी को मैथिली भाषा में आपको समझाना हो कि बिहार के पूरे बात को समझ में आ जाए जी, और जिसमें बिहार का इतिहास शामिल ना हो जी, तो हम कौन कौन सी उपलब्धियों को गिना सकते हैं? मैथिली भाषा में बताइए आप। अगर पहले तो इसको बोलेंगे बिहार में की एच, हाँ, तो पहला चीज़ बोलेंगे बिहार, इतिहास को इसमें नहीं जोड़ना है नहीं। तो फिलहाल अगर अभी बोले तो अच्छा शासन है, बढ़िया शासन है, एक चीज़ बोलेंगे इसके लिए। दूसरा चीज़ इनसे जोड़ेंगे सर, बिहार के लिए अगर मुजफ्फरपुर में लीची है तो बढ़िया लीची है,
नहीं, ट्रांसलेट मत कीजिए, आप केवल मैथिली में बोलिए। मैथिली में बोलिए सर। मुजफ्फरपुर में लीची है। और अगर इसके बारे में मैं सोचूं सर तो बिहार के लिए, सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। विद्यापति के अलावा मैथिली भाषा के कुछ साहित्यकारों के नाम बताइए। एक जो हिंदी में भी लिखे हैं बाबा नागार्जुन हैं, जो मैथिली में सर वेदनाथ मिश्र यात्री के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। और एक राजकमल चौधरी हैं जो हिंदी में भी लिखते हैं और मैथिली में भी लिखते हैं सर। अभी वो लिखे तो अभी नहीं है सर, देहांत हो चुका उनका। नागार्जुन, बाबा नागार्जुन के ऊपर उनकी रचनाएं तो बड़ी प्रसिद्ध हैं, जी सर। लेकिन उनके व्यक्तित्व को लेकर पिछले कुछ दिनों से मतलब संदेह के सवाल उठाए गए। उनके व्यक्तित्व को लेकर दुष्प्रचार या दुर्भावना की बात की गई कि व्यक्तित्व अच्छा नहीं था। आपने ऐसी कुछ खबरें पढ़ी है? मैं ऐसी खबरें तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन सर ऐसा नहीं है कि उसका व्यक्तित्व ऐसा नहीं था सर, दुर्भावनापूर्ण। नहीं, मतलब लोग जो साहित्य के क्षेत्र में लोग हैं जी सर। उनका ये आरोप लग रहा है नागार्जुन के ऊपर। नहीं सर, ये आरोप गलत है। आरोप गलत है। अच्छा, अभी डाइवोर्स पे बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। ये बताइए कि अगर किसी समाज में डाइवोर्स का रेट बढ़ रहा है जी सर। तो ये समाज की अच्छी बात है या समाज की बुरी बात है? डाइवोर्स का रेट बढ़ रहा है पारिवारिक दृष्टि से ये तो बुरी बात है। अगर सामाजिक दृष्टि से देखें तो डाइवोर्स का रेट बढ़ रहा है, तो मैं ये भी इस दृष्टि से भी बोलूँगा सही नहीं है, सामाजिक दृष्टि से भी से। डाइवोर्स का बढ़ना किसी भी दृष्टि से बढ़िया बात नहीं है। नहीं, मुझे लगता नहीं है सर। लेकिन कुछ लोग, कुछ समाजशास्त्रियों को तो मानना है कि जब डाइवोर्स का रेट बढ़ता है इसका मतलब कि महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर जागृत हो रही हैं। जिस सफोकेशन में वो रहने को तैयार थी पहले, अब उस सफोकेशन में रहना नहीं चाहती थी, ये तो उनके सशक्तिकरण को प्रतिबिंबित करती हुई बात है। महिला का जहाँ तक सशक्तिकरण है सर, डाइवोर्स दोनों में मुझे नहीं लगता है कि कोई तारतम्य बैठ रहा है सर। नहीं बैठ रहा है। नहीं सर, अगर महिला साक्षर होगी, मैं यही बोल रहा हूँ, महिला अगर साक्षर होगी तो परिवार चलाएगी, अंततः वो फैसला लेगी। क्यों महिला का साक्षर होना, वो साक्षर इसलिए हो रही है कि परिवार चलाए? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर, परिवार चल, एक अहम योगदान तो उनका रहता ही परिवार में सर। हाँ बिल्कुल रहता है, लेकिन साक्षर सिर्फ इसलिए हो रही है कि परिवार चलाए। नहीं नहीं, बाकी उसकी जिम्मेदारी, बाकी उसका अपना कुछ नहीं है। व्यक्तिगत जीवन भी है उनका सर, है ना? जी। तो उस जीवन में नहीं रहना चाहती इसलिए डाइवोर्स ले रही हैं। पहले की महिलाएं साक्षर नहीं थी तो उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए वो डाइवोर्स नहीं ले पाती थी चाह कर भी। इस दृष्टि देखे तो ये बात सही लगता है तो सर। फिर ये समाज के लिए अच्छी बात हुई या बुरी बात हुई? मैं अभी भी सोच रहा हूँ सर, ये सही बात नहीं है समाज के लिए। नहीं है समाज के लिए? मुझे लगता है नहीं है सर। तो जिस समाज में तलाक का दर ज्यादा है, भारतीय समाज में सर, ये मुझे लगता है कि सही नहीं है। अगर ये बाहर कंपेयर करें तो अगर मान लीजिए किसी समाज में अगर तलाक की दर ज्यादा है तो उस समाज को हमें क्या मानना चाहिए कि समाज ठीक नहीं है? उसकी सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को देखना पड़ेगा कि कैसा सोसाइटी है वहाँ। अगर भारत जैसा सोसाइटी है, अगर तो भारत में डाइवोर्स की रेट बढ़ रही है धीरे धीरे, तो हम इसको क्या माने कि समाज विक्षिप्त हो रहा है या समाज मजबूत हो रहा है हमारा? सॉरी सर, इसमें मैं सोच पा रहा हूँ। मुझे लगता है अभी भी यही मैं बोलूँगा कि समाज सर, इससे मुझे लगता है दोनों चीज़ अलग है। इससे मैं यही समझूंगा कि समाज विकसित हो रही है, महिला शिक्षित हो रही है, लेकिन डाइवोर्स लेके जो ये बोले तो विकसित समाज एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में लगता है सही नहीं है। अच्छा ठीक है, ये बताइए बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले से। वो सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? पश्चिमी चंपारण है सर। और सबसे छोटा? शिवहर है सर। और सबसे नया जिला कौन सा है? अरवल है। ऐसा कौन सा जिला है जिसकी अपनी कोई लोकसभा सीट नहीं है? सॉरी सर। कितनी लोकसभा सीटें हैं बिहार में? 40 है सर। 40 हैं? जी। पक्का? पक्का सर। और विधानसभा सीटें? 243 है सर। विधान परिषद? 75 है। ठीक है विपिन सर। विपिन जी सर। प्रशासक तो आप बन गए हैं। जी सर। अब यदि आपको मान लीजिए किसी अनुमंडल का चार्ज दे दिया जाए जी सर, और सारी शक्तियां, सारी प्रशासनिक शक्तियां आप ही को दे दी जाए, जी सर, तो फौरी तौर पे तत्काल कौन कौन से 3 कदम उठाएंगे? सर एज इज पोस्ट सर, कोई भी सारी शक्तियां आप ही के पास हैं। फौरी तौर पे सर मैं वहाँ पे जब भी जाऊँगा तो पहले तो मैं देखूंगा वहाँ क्या समस्याएं हैं और उस अनुसार मैं कदम उठाऊंगा। अगर मेरे पास सारी शक्तियाँ, लॉ एंड ऑर्डर कैसी है वहाँ पे, कम्युनल हार्मोनी कैसा है, और जितनी भी योजनाएं लागू है क्या सही तरीके से लागू है कि नहीं है, शिक्षा व्यवस्था कैसा, स्वास्थ्य व्यवस्था, इन सब सारी चीज़ों में मैं सुधार करना चाहूँगा सर। अच्छा, अभी यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक ड्राफ्ट पॉलिसी आई है। जी। यूपी के अलावा बिहार, बंगाल जैसे प्रांतों में भी जनसंख्या घनत्व तो काफ़ी ज़्यादा है और गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी नीति सिर्फ यूपी के लिए ही काफ़ी है कि बिहार, उड़ीसा और बंगाल जैसे प्रांतों में भी ऐसी नीति होनी चाहिए? मुझे लगता है सर ऐसी नीति बनाने से अच्छा है लोगों को प्रेरित किया जाए इन सब चीज़ों के लिए, खासतौर पे शिक्षा, स्वास्थ्य बेहतर करके लोगों को प्रेरित किया जाए। खासतौर पे महिला साक्षरता अगर बढ़ाया जाए जो बिहार में कम है, तो इन सब चीज़ों पर नीति से ज़्यादा इन सब चीज़ों से इफेक्ट पड़ेगा सर।
अच्छा, लेकिन हम प्रेरित तो पिछले 60-70 साल से लगातार कर ही रहे हैं। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम तो भारत में 1952 में शुरू हो गया था, जी। लेकिन अभी तक तो उसका कोई खास फायदा नजर आ रहा है आपको? अगर अभी जिस तरह गति से दशक की वृद्धि दर तो धीरे धीरे कम हो रही है सर। अभी जिस तरह से धीरे धीरे स्वास्थ्य व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो रहा है, उस लेकिन वो तो अनुसार ज़्यादातर दक्षिण भारत में हो रहा है। उत्तर भारत में भी धीरे धीरे सर ये समय लगेगा। अभी जो इतने दिनों से बढ़ा है इस कारण से ऐसा दिख रहा है। धीरे धीरे अगर जिस तरह से शिक्षा बढ़ रही है, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था स्वास्थ्य में सर बढ़ रहा है, इससे तो कम होगा सर ये। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंसान की गरिमा इस बात में होती है, और जैसा कि कबीर ने भी कहा था कि इंसान स्वयं मेहनत करे, स्वयं अपने संसाधन अर्जित करे और स्वयं अपना पोषण करे। जी। लेकिन कल्याणकारी राज्य की धारणा के तहत हम गरीबों को सारी चीज़ें वो दे रहे हैं जो उन्हें खुद उपार्जित करनी चाहिए। हम उन्हें अनाज फ्री में दे रहे हैं, हम उन्हें पीने का पानी का कनेक्शन दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं, हम उनको चिकित्सा सुविधा भी फ्री में दे रहे हैं, हम उन्हें घर भी बना के दे रहे हैं या घर बनाने का पैसा दे रहे हैं, हम टॉयलेट बनाने का पैसा भी दे रहे हैं, हम साइकिल भी दे रहे हैं, लैपटॉप और गैस चूल्हा भी दे रहे हैं। तो आप बताइए, सारी चीज़ें जब जीवन के लिए उपयोगी चीज़ें जब मुफ्त में मिल जाएगा तो इंसान में कार्य करने की प्रेरणा क्यों बची रहेगी? सर इन सब चीज़ों के देने के बावजूद भी लोगों का जीवन स्तर उस तरह से, पहली बात तो सर इन चीज़ों को देने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि उसके जो वेजेज है, जो उसके मजदूरी दर है या जो उसकी कमाई है वो बहुत कम है सर। वो जीवन स्तर जो इतने जीवन स्तर पे जी सकते वो उस लायक भी नहीं, उतने रुपए भी उसके पास नहीं है। तो इस कारण से सर ये कल्याणकारी राज्य की। लेकिन आपने देखा है कि अगर एक संपन्न पिता अपने पुत्र को सारी सुविधाएं दे दे और इस वजह से पुत्र पंगु हो जाए, उपार्जन करने की मनोवृत्ति उसमें न रहे, तो पिता द्वारा संचित धन पुत्र के बहुत दिन काम तो आता नहीं है। जी। तो धन देने से अच्छा नहीं है कि हम गरीबों को धनोपार्जन का कौशल दें? बिल्कुल सर, ये भी एक तरीका है, कौशल भी दे सकते हैं उसके। लेकिन हम कौशल देने पे जितना ध्यान देना चाहिए, जितना संसाधन लगाना चाहिए, उसके बजाय हम उसके उपभोग पर दे रहे हैं। सर कौशल दे, फिर कौशल का यूज भी तो होना चाहिए। उसको उसका जहाँ हम कौशल दे उसके अनुसार रोजगार भी तो दे, ये भी तो व्यवस्था करनी। लेकिन आबादी 140 करोड़ हो गई है, आखिर किसी देश में रोजगार पैदा करने की एक सीमा होती है। सर आबादी भी तो किसी देश के लिए लाभ ही है अगर उसको सही इस्तेमाल किया जाए। इसका उदाहरण चीन है सर, देखा जा रहा है जिस तरह से वो विकास की में आगे बढ़ रहा है। अगर भारत भी इस तरह से अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का इस्तेमाल करे तो सर सारे जनसंख्या का सही उपयोग हो सकता है सर। तो आपको लगता है यूपी में जो नीति बनाई गई है वो सब बेकार नीति, ऐसी नीति बनाने से कोई फायदा नहीं है? मुझे ये नहीं लगता कि बेकार नीति, मुझे लगता है इस नीति के साथ साथ लोगों को प्रेरित करना बहुत ज़रूरी है सर। अगर नीति रहे अगर प्रेरित ना करे तो फिर यही हुआ कि 52 से अगर लागू है और फिर भी अभी नहीं हो पा रहा है सर। अगर सही से व्यवस्था ना हो, स्वास्थ्य व्यवस्था लोगों को ना दिया जाए, प्रेरित ना किया जाए, तो मुझे नहीं लगता नीति का कोई फायदा होगा सर। ठीक है विपिन, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू। बैठिए विपिन। थैंक्स। तो कैसा लग रहा है? इंटरव्यू में कितना नंबर आया था पिछली बार? पिछली बार सर बहुत कम नंबर, 52 आया था। क्यों 52? तो आपको नहीं मिलना चाहिए, आपको बहुत अच्छे अंक मिलने चाहिए थे। मैंने सिचुएशनल क्वेश्चन, मेरा कोई इंटरव्यू पूरा सिचुएशनल हुआ था सर। क्या सिचुएशन दिया गया था आपको? पहला बार तो ये बताया गया था कि सब प्रशासन में क्यों लोगों के बीच में परसेप्शन खराब है प्रशासन का, तो मैंने इसका सही से आंसर नहीं दे पाया। और सेकंड मुझे लगा एक क्रिकेट से था, जो विराट कोहली जो वापस आ गया था ऑस्ट्रेलिया से, तो बोला आप रहेंगे तो आप क्या करेंगे, तो मैंने बोला सर वापस आ जाऊंगा। तो मुझे लगा ये एज ए प्रशासक अच्छा आंसर नहीं है। ठीक है, देखिए आज भी आपका परफॉर्मेंस हमें बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने डिस्कशन किया। सिचुएशनल वाले पे थोड़ा सा आप द्वैत को स्वीकार कर लीजिए। द्वैत समझते हैं जी? जो दिल को अच्छा लगता है और जो समाज को अच्छा लगता है, उसमें दो अलग अलग रूप हो सकता है। आप सिर्फ वो मत बोलिए जो दिल को अच्छा लगता है जी, क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, तो लोगों की सेवा करना, अपनी सेवा तो करनी नहीं है जी। लोगों को जो अच्छा लगे वैसी भी बातें बोलनी चाहिए जी। सत्यम ब्रूयात प्रिय ब्रूयात। सत्य बोलें लेकिन जो प्रिय हो वो बोले, और जो अप्रिय हो वो न बोले। ठीक है, जैसे उस मतलब आपको दार्शनिक स्तर पे ऐसे सोचना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें अगर रिपीट की जा रही हैं, कोई बोर्ड मेंबर आपसे बार बार अगर कह रहे हैं वहाँ पर किसी भी एक विषय पर, यहाँ पर मान लीजिए तलाक वाले मसले पर,
तो आप उनके प्रश्न के संदर्भ को समझने का प्रयास करिए। जी जैसे स्यादवाद पढ़ा है ना, जी सर, पढ़ा। कि एक आदमी के नज़रिए से जो चीज़ सही हो सकता है वो दूसरे आदमी के नज़रिए से गलत हो सकता है। आप अपने नज़रिए से ये समझ रहे थे कि तलाक होना परिवार के विघटन का की घटना है, जी तो अप्रिय घटना है। जी लेकिन एक दूसरे नज़रिए से समझिए कि तलाक होना स्त्री की स्वतंत्रता की भी घटना है। जी जो स्त्री बंदी हो गई है वो तलाक के साथ आज़ाद होती है। जी जब आप इस नज़रिए से उस घटना को देखते हैं तो आपको सकारात्मक दिखेगी। अगर कोई सदस्य 2 बार या 3 बार ये सवाल पूछता है आपसे, तो आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश कीजिए कि शायद इस नज़रिए से इसको देखने की मांग उठाई जा रही है। तो आप अपने रुख को छोड़े बगैर ये कहिए कि हाँ, एक तो अप्रिय घटना है, परिवार सामाजिक संगठन की बुनियादी इकाई है, परिवार का विघटन एक अप्रिय घटना है, उस अर्थ में तलाक एक अप्रिय घटना है। लेकिन चूँकि पितृसत्तात्मक समाज में महिला परिवार में कई बार कैद हो जाती है, उसकी आज़ादी का हनन होता है, घुटन होता है। उस स्त्री के नज़रिए से तलाक एक स्वतंत्रता का उत्सव भी है, उसके लिए तो है सर। तो आप अपने रुख को न छोड़ें, जी लेकिन सामने वाले के रुख को भी समझें। देखिए, पब्लिक रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए पब्लिक कम्युनिकेशन ज़रूरी है, और पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए पब्लिक एस्पिरेशन को समझना भी ज़रूरी है। जी तो जब तक जनाकांक्षा को नहीं समझेंगे उसके नज़रिए से, तब तक जन संवाद कैसे कायम होगा? और जन संवाद के बगैर जन संपर्क नहीं होगा, और जन संपर्क के बगैर जन सेवा की आपूर्ति नहीं होगी। तो एटीट्यूडनल वाला ही आज हमें भी लगा कि उसमें अगर आप थोड़ा सा सकारात्मक हो जाएं, प्रगतिशील हो जाएं, वो चाहे स्त्री वाला हो, तलाक वाला हो, या एक और मसला था, हाँ, कल्चर, तो आपसे हमें बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं। मतलब हम मान के चल रहे थे आज के आपके परफॉर्मेंस के आधार पर हम आपके लिए अंक बहुत ऊपर लेके चल रहे हैं, और अगर आप थोड़ा सा सकारात्मक बना लें सिचुएशनल वाले को, तो वाकई आप बहुत मैसिव जंप आएंगे आपके इंटरव्यू में। और अगर इंटरव्यू में आपको 30-40 नंबर का जंप मिल गया तो फिर दोबारा आपको परीक्षा देने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। जी सर। बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बाकी सब चीज़ें का मतलब ये है कि आपकी एंट्री फॉर्मल है, औपचारिक तौर पे जो आप अनुमति जो मांगनी चाहिए वो एकदम मुखर शब्दावली में आपने अनुमति मांगी। अभिवादन आपका अच्छा है, बैठने की भंगिमा अच्छी है, ड्रेस सेंस आपका अच्छा है। टाई थोड़ी सी छोटी है, अगर टाई पहन के जाइएगा तो थोड़ी सी लंबाई अभ्यास कर लीजिएगा, थोड़ा सा लंबाई 1 इंच बढ़ाना होगा, लेकिन फिर भी देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। हैंड प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। पाँव को थोड़ा सा समेट के बैठेंगे, घुटनों के बीच की दूरी थोड़ी सी कम रखिएगा। हाँ, तो ज़्यादा फैला के बैठना थोड़ा सा एरोगेंस का परिचायक होता है, मतलब आप अपने आप को दादा समझ रहे हैं, उस तरह का भाव नहीं। विनम्रता दिखाना है, वो है आपके चेहरे पे विनम्रता दिखती है। तो भंगिमा अच्छी है, आपका एनालिसिस बहुत अच्छा है, विभिन्न विषयों पर आपने तत्काल जो एनालिसिस दिया वो अच्छा है, तथ्य का ज्ञान बहुत अच्छा है आपका, वाक्य शब्द भाषा की पकड़ बहुत अच्छी है, प्रवाह है, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। मतलब इतना समय लगना ही नहीं चाहिए आपको फीडबैक देने में, क्योंकि आपके फीडबैक में सिर्फ यही कहना था कि बहुत अच्छा है, बस इसको मेंटेन करिए। सिर्फ एक ही बिंदु पे थोड़ी सी शंका थी, इसलिए आपसे मैंने पूछा कि क्या अंक है और किस वजह से कम है। सिचुएशनल, मेरा पूरा इंटरव्यू सिचुएशनल रहा, एक भी सवाल नहीं था, ना हिस्ट्री से ना मैथिली से, किसी भी से। तो बस उसी पे थोड़ा सा आपने रुख को प्रगतिशील बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा देखिएगा 1-2 बार दोबारा जी। और जो जितने भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, सामाजिक सांस्कृतिक, ये सब, उस पर अपनी एक राय बनाइए। वक्त है आपके पास 14 अगस्त को जी। पाकिस्तान दिवस पे पूछ बैठ, अच्छा अब तो कहीं फंस मत जाइएगा। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा, 14 अगस्त को पाकिस्तान दिवस पे भी सवाल आ सकता है। लेकिन हमें उम्मीद है आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा अंक मिलेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।